Good morning, students. Now we are having our next chapter, that is chapter 6, displacing indigenous people. Indigenous होता है कि displace मतलब कहीं से उन्हें दूसरी जगह ले जाना. Indigenous population वो होती है जब कोई एक व्यक्ति किसी बाहर वाले देश से आता है किसी और देश में, उससे पहले जो रह रहे लोग होते हैं उन्हें इंडिजिनस पॉपुलेशन बोला जाता है, या नेटिव, कि वहां के जन्मे हुए. अब नेटिव जो वर्ड है वो 20वीं सेंचुरी में यूरोपियंस ने यूज किया था. इंडिजिनस कह दो चाहे नेटिव कह दो, वो लोग वो जिनको इन्होंने कॉलोनाइज किया था. तो इस चैप्टर में हम हिस्ट्री को, ठीक है, किसकी, अमेरिकन्स की और ऑस्ट्रेलियंस की हिस्ट्री को, नेटिव हिस्ट्री को देखेंगे. ठीक है, अब तक मिड 20वीं सेंचुरी तक अमेरिकन्स और आप अमेरिकन्स की और ऑस्ट्रेलियन को जो हिस्ट्री थी टेक्स्ट बुक्स के अंदर हम फोकस करते थे, ठीक है, यूरोपियन एक्सप्लोरेशन की तरफ, कॉलोनाइजेशन की तरफ, कि किस तरीके से, ठीक है, स्पेनिश ने, पोर्टुगीज ने, ठीक है, अमेरिकन्स को कॉलोनी बनाया. ठीक है, तो इंडिजिनस पॉपुलेशन को क्या इस तरीके से दिखाया जाता था कि वो इनके दुश्मन हैं और बहुत ज्यादा गरीब, ऐसे लोग जो बिल्कुल हाशिए पर हैं, मतलब बिल्कुल लास्ट में और बिल्कुल गरीबी की मार से मर रहे हैं. ठीक है, 18वीं सेंचुरी ऑनवर्ड्स ये चीजें चल रही थी. अब एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो अमेरिका में, ठीक है, उन्होंने स्टडी करना चालू किया किसको, अमेरिकन कल्चर को 1840s में, ठीक है, अमेरिकन कल्चर को. और 1960s के बाद नेटिव अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियंस को एनकरेज किया गया अपनी हिस्ट्री लिखने के लिए, हिस्टोरिकल वर्क्स एंड फिक्शन राइटिंग की, ऐसा सोचकर कि अब देखिए यूरोपियन सेटलर्स धीरे धीरे इस रीजन में आने लगे, नॉर्थ और साउथ अमेरिका में, साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, और नेटिव कम्युनिटीज जो थी उन्हें अपनी जमीन छोड़कर जाने के लिए बोला गया. ठीक है, तो हिस्टोरिकल वर्क इन्होंने लिखे अपने बारे में. ठीक है, और म्यूजियम्स इन देशों में, ठीक है, गैलरीज नेटिव अमेरिकन्स की बात, ऑस्ट्रेलियन कल्चर की बात बताती हैं, उनके तरीके, तौर तरीके, जिंदगी के तौर तरीके, ठीक है, क्या थे. और इंडिजिनस कम्युनिटीज, ठीक है, अपने म्यूजियम बनाए. अब नेशनल म्यूजियम ऑफ अमेरिकन इंडियन यूएसए में है, कि अमेरिकन इंडियन वो अमेरिकन इंडियन, अमीरिंडियन, ठीक है, नॉर्थ और साउथ अमेरिका और कैरेबियन के लोगों को बोला जाता था. कौन से, अमेरिकन इंडियन. तो यूरोपियन सेटलमेंट्स जब यहां हुई तो उन्होंने इन्हें कॉलोनी बनाया. ठीक है, और धीरे धीरे इन्होंने यूरोपियन से आजादी पाई और आज ये मॉडर्न स्टेट बने हैं. लेकिन जब ये इनकी अंडर में थे तो अमेरिकन्स को चाहे ऑस्ट्रेलियंस को अपनी हिस्ट्री लिखने के लिए बोला गया. ठीक है, माइग्रेट, अब देखिए 19th और 20वीं सेंचुरी में लोग माइग्रेट हुए एशिया कंट्री से. ठीक है, इन रीजन में आज यूरोपियन और एशियंस मेजोरिटी में है पॉपुलेशन वहां, लेकिन इंडिजिनस पॉपुलेशन जो है, क्योंकि आपको ये बता दूं मैं कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें, जहां कभी मैंने भी विजिट किया था, ऑस्ट्रेलिया में आज जो यूरोपियंस हैं, बाहर से आने वाले लोग हैं, प्रमुख रूप से एशियंस मेजोरिटी में है. चाहे चाइनीज देख लो, इंडियंस देख लो, ठीक है, यूरोपियंस भी बहुत हैं, लेकिन आज जो उनकी इंडिजिनस पॉपुलेशन है वो सिर्फ थोड़ी मात्रा में बची है. और वो बार बार इस चीज का विरोध करते हैं कि जॉब्स के अंदर भी इन्हें ब्लैक लोग देखा जाता है, इन्हें पिछड़ा वर्ग देखा जाता है, इनको वो उस तरीके से, ठीक है, रिजर्वेशंस नहीं मिलती, उस तरीके से इनको देखा नहीं जाता. आज ये रेयरली अर्बन एरियाज में, ठीक है, और लोग इन्हें भूल भी चुके हैं, क्योंकि जो जमीन इनकी थी आज इनसे वो छीन ली गई है और आज इन्हें हाशिए पर धकेल दिया गया. ऐसे रीजन में रह रहे हैं जहां पर इनका कोई सार संभाल लेने वाला नहीं है. ठीक है, और सेवरल प्लेसेस
ठीक है, अब अगर नाम मैं बताऊं, ओहियो, मिसिसिपी, सिएटल यूएसए में, या वुलनगोंग और परमट्टा ऑस्ट्रेलिया में, आज भी वहां पर, ठीक है, वुलनगोंग बिल्कुल बाहर का एरिया है। आप अगर वहां जाएंगे, परमट्टा में जाएंगे, आपको जंगलों के ये लोग जंगलों में रहते हुए मिलेंगे, या आप 12 अपोस्टल्स हैं वहां पर, ठीक है, वहां जाएंगे, वहां भी आपको ये लोग मिल जाएंगे। यदा कदा आप ट्रैवल करेंगे ऑस्ट्रेलिया के बाहर के एरियाज की तरफ, तो आपको ये लोग वहां रहते हुए मिलेंगे। और इनका जो प्रदर्शन है वो सही भी है, क्योंकि आज इनसे इनकी जमीन वापस ले ली गई है और दूसरे लोगों को वहां रहने के लिए बोला गया है, और जहां के ये निवासी थे वहां ये रह भी नहीं पा रहे। 20वीं सेंचुरी में, ठीक है, हिस्ट्री बुक्स अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, किस बात का सेलिब्रेट करती थी? यूरोपियन डिस्कवरीज इन लैंड्स की, और उनका जो एक्सपीरियंस है नेटिव पीपल का, उनको इग्नोर किया गया। उनको कभी ये दिखाया नहीं गया कि ये लोग मेन थे यहाँ के, ये रह रहे थे। और 1840 से एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने इन कम्युनिटीज को पढ़ना चालू किया, जो इंसानी वजूद के बारे में पढ़ते हैं, उन्होंने इन्हें पढ़ा, ठीक है, इनकी कम्युनिटीज के बारे में। और 1960 में नेटिव्स ने अपने आप को अपनी स्टोरीज बताना चालू किया, ठीक है। आज इंडिजिनस वॉइस विजिबल है, हर जगह दिखती है ये, और नेटिव ऑथर्स ने अपनी हिस्ट्री को, अपने लिटरेचर को लिखा और म्यूजियम्स में इन्हें प्रिजर्व किया गया। तो नेशनल म्यूजियम ऑफ अमेरिकन इंडियन यूएसए में एग्जाम्पल है, और क्यूरेटेड, और इसको बनाया किसके द्वारा था? अमेरिकन इंडियंस के द्वारा, ताकि उनको भी, उनकी विरासत को, उनकी पहचान को आगे लाया जा सके, उनकी कल्चर को भी बचाया जा सके। अब है जी यूरोपियन इंपीरियलिज्म। यूरोप ने किस तरीके से इन लोगों पर कब्जा किया, किस तरीके से अपने आप को यहाँ के बाशिंदे बताया, ठीक है, अपना फूड तक ट्रेवल किया। ये फोटो देख लीजिए आप, ठीक है, ये यूरोपियंस की फोटो है, ये यहाँ के कर्ता धर्ता बन गए, और एक तरीके से अपना अपना जो वजूद है वो यहाँ दिखाया कि हम यहाँ के निवासी है और ये हमारा ही है। अब 17वीं सेंचुरी के बाद, ठीक है, स्पेन और पोर्टुगीज, ठीक है, डिड नॉट सिग्निफिकेंटली, अब अमेरिका में अपने आप को, अपने एम्पायर को एक्सपेंड नहीं किया 17वीं सेंचुरी में। और दूसरे हाथ में यूरोपियन पावर जो थी, फ्रांस, हॉलैंड और इंग्लैंड, उन्होंने ट्रेड करके अपने आप को हमेशा एक्सपेंड किया। अब यूरोपियन नेशंस में देखिए, फ्रांस, हॉलैंड और इंग्लैंड, उन्होंने अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी से, ठीक है, अब स्पेनिश और पोर्टुगीज ने अपना जो साम्राज्य था वो रोक दिया। लेकिन ये जो तीन थे, फ्रांस, हॉलैंड और इंग्लैंड, ये अपने व्यापार के तरीके से इन देशों को, अपने इंडिया में भी जब इंग्लिश लोग पहली बार आए थे तो वो व्यापारी के रूप में आए थे, व्यापार करने आए थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भारत के अंदर भारत की कमियां पता लगाकर और यहाँ के कर्ता धर्ता बन के बैठ गए। तो अंग्रेज अगर देखें, यूरोपियन कंट्री जो थे वो इसी तरीके से दूसरे देशों में कब्जा करते थे। वो कमियां देखी उन्होंने और देखा कि बहुत सारे लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, तो उन्हें लड़ाया और खुद यहाँ के कर्ता धर्ता बनकर बैठ गए और 300 सालों तक राज भी किया। और जाते वक्त भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए, जाते वक्त भी भारत के राजाओं को भारत सरकार के खिलाफ करके चले गए। लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, जिन्होंने भारत को आजादी के वक्त, मतलब ये लोग जिस देश में बैठते थे वहां आकर इस तरीके से अपनी क्रियाकलाप चलाते थे ताकि वहां के जो नेटिव लोग हैं वो इनके खिलाफ ना बोल पाए। और अपनी कॉलोनीज क्रिएट की अमेरिका, अफ्रीका और एशिया में। आयरलैंड पहले कॉलोनी नहीं था, बट इनडायरेक्टली किसके अंडर था? कॉलोनी नहीं था, लेकिन वहां के जो लैंड ऑनर्स थे वो इंग्लिश थे और वहां पर इंग्लैंड का राज था, ठीक है, या इंग्लिश लोग ज्यादा थे, उनका बोलबाला था। इसलिए आयरलैंड भी अप्रत्यक्ष रूप से दिखता नहीं था बाहर से, लेकिन वैसे इंग्लैंड की कॉलोनी था। अब इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉलोनीज, पहली बात, अब इस यूरोपियन ने इस्टेब्लिश क्यों की कॉलोनीज? पहला है जी प्रॉफिट के लिए,
18 सेंचुरी के बाद ये जरूर, मतलब ये तो पक्का था कि वो अपने आप को व्यापारी मानते थे, तो उनका सबसे पहला बात है कि कॉलोनी बनाओ और आर्थिक फायदा उठाओ। However, द वे यूरोपियन कंट्रोल देयर कॉलोनीज वेरिड फ्रॉम प्लेस टू, हर जगह कॉलोनी के अलग नियम कायदे। 18 सेंचुरी के बाद ये चीजें हुई कि किस तरीके से कॉलोनी बनाना है और अपनी कॉलोनी को किस तरीके से ड्राइव करना है, वहां से मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट का मैक्सिमाइजेशन कैसे करना है। अब कॉलोनियल एक्सपेंशन, ठीक है, अब कंपनीज जो थी कॉलोनियल एक्सपेंशन कैसे करना चाहती थी, ठीक है। साउथ एशिया में ट्रेडिंग कंपनीज जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी है, उन्होंने पॉलिटिकल पावर गेन की, कहां पर, साउथ एशिया में, इंडिया की बात कर रहे हैं अब हम, ठीक है। और उन्होंने लोकल रूलर्स को हराया, उनकी टेरिटरीज को कंट्रोल किया, वहां के राजाओं को आपस में लड़ा दिया और अपना जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, अपना जो तौर तरीके वहां लागू कर दिए और अपने तरीके से ड्राइव करने लगे ये इंडिया में अपने कॉलोनीज। और पुराने जो सिस्टम थे, ठीक है, उनको, पुराने सिस्टम को रिमूव नहीं किया, उसी तरीके से चलने दिया, ठीक है। वहां जो लोकल रूलर से उनको हराया और वहां के जो लोकल सिस्टम है उनको डेवलप किया और एक तरीके से उन्हीं लोगों से, उन्हीं उन्हीं उनके तरीके से टैक्स कलेक्ट किए, ठीक है, उन्हीं लैंड ओनर्स को अपने साथ मिलाया, ठीक है। और दे ऑल्सो इन्वेस्टेड इन इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखिए इंडिया के अंदर अगर साउथ एशिया में ये लोग आए तो इन्होंने वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर में, रेलवे में, ठीक है, फिर रोडवेज में, ठीक है, प्लांटेशन में, ठीक है, रेलवे में, प्लांटेशन में, और बड़ी बड़ी माइंस बनाई और रेलवेज को डेवलप किया, टेलीग्राम्स को डेवलप किया ताकि जल्दी से न्यूज पहुंचाई जा सके। इस तरीके से इन्होंने अपने ऑपरेशंस को स्टार्ट किया और अपनी कॉलोनीज बनाते चले गए। अब है जी अफ्रीका में किस तरीके से इन्होंने कॉलोनीज बनाई। अब अफ्रीकन कॉलोनाइजेशन जो था उसके अंदर यह था कि यूरोपियंस अफ्रीका में ट्रेड करते थे कोस्टल सिटीज में शुरू के पीरियड में, ठीक है। अब धीरे धीरे ये इंटीरियर के, अफ्रीका के इंटीरियर में, ठीक है, अफ्रीका के इंटीरियर में, कब, 19 सेंचुरी में यूरोपियंस धीरे धीरे अफ्रीका के इंटीरियर में जाने लगे और बहुत सारे यूरोपियन कंट्री जो एग्रीड हुए कि जो हमारी अफ्रीकन कंट्रीज है उनको हम अपने तरीके से डिवाइड कर लें अपनी कॉलोनीज में। तो धीरे धीरे जैसी 19 सेंचुरी में, और स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका वेयर यूरोपियन पावर्स डिवाइड, कि अफ्रीका को स्क्रैम्बल कर दिया जाए, मतलब एक तरीके से तोड़ दिया जाए। तो अफ्रीका को तोड़ने के लिए इन्होंने क्या किया, अपने तरीके से अफ्रीका के डीप गए, अंदर की साइड गए, अपना मुनाफा देखा और अफ्रीकन कंट्रीज को अपने तरीके से अपने अंडर में कंट्रोल किया, अपने तरीके से कॉलोनीज बनाई, अपने तरीके से अपना प्रॉफिट देखना चालू किया। अब सेटलर्स कौन थे, यहां सेटलर्स जो आए, ठीक है, इनके लिए वर्ड क्या था। अब इस रीजन में साउथ अफ्रीका, आयरलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब जो लोग, ठीक है, डच, अब सेटलर्स टर्म किसको रेफर, डच हु सेटल्ड इन साउथ अफ्रीका, ठीक है। यूरोपियन सेटलर्स मेजोरिटी की पॉपुलेशन में थे, इंग्लिश यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई इन कॉलोनीज की, ठीक है। कनाडा, जहां पर फ्रेंच और वो चीज यूज की जाने लगी कि सेटलर्स जो भी आए। अब आप अगर देखें कि अमेरिका में सेटलर्स के लिए अलग अलग वर्ड यूज होने लगे। डच में, डच जो थे वो अफ्रीकन सेटलर कहलाए, ठीक है। ब्रिटिश जो आयरलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में सेटल हुए, ठीक है। यूरोपियंस जो अमेरिका में सेटल्ड हुए और ज्यादातर की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी, इंग्लिश, लेकिन कनाडा में फ्रेंच लैंग्वेज भी बोली जाती थी। अब यूरोपियन नेमिंग द न्यू लैंड्स, अमेरिका
जो है, द नेम वॉज फर्स्ट यूज अंडर द पब्लिकेशन ऑफ ट्रेवल्स ऑफ एमिगो वेस्पुकी। ठीक है, अमेरिका नाम पहली बार अमेरिगो वेस्पुकी के पब्लिकेशन के अंडर यूज किया गया। और कनाडा जो नेम है, वर्ड कनाता मीनिंग विलेज इन द हॉरून इरोक्विस, ठीक है, एक लैंग्वेज थी इसमें। और ये किसके द्वारा यूज किया गया, पहली बार यूज किया गया जी, जैकस कार्टियर 1535 में। तो कनाडा वर्ड से, ठीक है, कनाडा बना, कनाडा या कनेडा जिसको हम बोलते हैं वो वर्ड बना। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जो नेम है, ऑस्ट्रेलियन नेम जो लैटिन वर्ड ऑस्ट्रल से बना, जिसका मतलब था जी साउथ। ठीक है, ग्रेट सदर्न ओशियन। अब ये 16वीं सेंचुरी में नेम किसके लिए था, ग्रेट सदर्न ओशियन के लिए। ठीक है, ग्रेट सदर्न ओशियन में 16वीं सेंचुरी में एक लैंड थी जिसको धीरे धीरे ऑस्ट्रल बोला गया। न्यूजीलैंड नेम्ड बाई अबेल तस्मान ऑफ हॉलैंड इन 1642, जो पहली बार इस आइलैंड पर आए। और द वर्ड जी इज डच मीन सी। अब जी वर्ड है न्यूजीलैंड, जी का वर्ड है जी सी, जो डच में सी को बोला जाता है। जी वर्ड का मतलब सी होता है। अब कॉमन न्यू प्लेस नेम्स। अब अकॉर्डिंग टू अगर एक चीज देखें, अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल डिक्शनरी पेज 85 to 822, more than 100 places named in America and Australia begin with word new, showing how European named the land they discover। उन्होंने मतलब अगर आप डिक्शनरी में, ज्योग्राफिकल डिक्शनरी में देखेंगे तो न्यू वर्ड से बहुत सारे नेम हैं। तो जैसे जैसे यूरोपियन दूसरे देशों में गए, उन्होंने वैसे वैसे डिस्कवरी की। अब उन्होंने अपने तरीके से लैंड को डिस्कवर किया और अपने तरीके से खोजा इन चीजों को। ठीक है, अब है जी नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका जो है वो स्ट्रेच करता है आर्टिक सर्किल से, ठीक है, नॉर्थ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर साउथ में। ठीक है, पैसिफिक ओशियन वेस्ट से, अटलांटिक ईस्ट। ठीक है, ये तो इसका, ठीक है, स्ट्रेच देख लिया हमने कि आर्टिक सर्किल से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, पैसिफिक ओशियन से अटलांटिक ओशियन के बीच में। अब इसके जो फीचर्स हैं, डाइवर्स लैंडस्केप है जिसमें डेजर्ट है एरिजोना का और नेवाडा का। वेस्ट टू रोकी माउंटेन्स, रोकी माउंटेन्स के वेस्ट में क्या है, डेजर्ट हैं दो, एरिजोना एंड नेवाडा का। ठीक है, सियरा नेवाडा माउंटेन है, ग्रेट प्लेन्स, ठीक है, ग्रेट लेक्स और वैली है जी मिसिसिपी की। सियरा माउंटेन्स फर्दर वेस्ट, ग्रेट प्लेन्स और ग्रेट लेक ईस्ट में, मिसिसिपी एंड ओहियो रिवर वैलीज है। ठीक है, ओहियो रिवर वैलीज है। एपलेचियन माउंटेन्स है, कहां पर, ईस्ट में। मैक्सिको, अब देखिए मैक्सिको साउथ में है और 40% ऑफ कनाडा जो है, 40% फॉरेस्ट है कनाडा में। अब देखिए सिर्फ 60% कनाडा की लैंड यूज हो रही है, मतलब कनाडा में बहुत बड़ा फॉरेस्ट है। अब नॉर्थ अमेरिका नेचुरल रिसोर्सेज में बहुत ज्यादा रिच है। नॉर्थ अमेरिका की ही बात कर रहे हैं यहां पर। रिच किसमें है, ऑयल गैस और मिनरल्स में। ठीक है, और डेवलपमेंट ऑफ बहुत सारी इंडस्ट्रीज किसमें, यूनाइटेड स्टेट्स यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा में डेवलप करने में बहुत ज्यादा मदद करता है नॉर्थ अमेरिका।
उसकी वजह से वहां पर इतनी इंडस्ट्रियल फील्ड हैं, इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है। एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा जरूरी है इंडस्ट्री के लिए यहाँ पर। तो व्हीट, कॉर्न और फ्रूट बहुत ज्यादा ग्रो होते हैं नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, फिशिंग मेजर इंडस्ट्री है कनाडा की, क्योंकि बहुत बड़ा फॉरेस्ट है, रिवर्स हैं, रिवर वैलीज हैं। अब पिछले 200 सालों में इमिग्रेंट्स जो हैं यूरोप, अफ्रीका और चाइना से डेवलप माइनिंग इंडस्ट्री और लार्ज स्केल एग्रीकल्चर किसमें, नॉर्थ अमेरिका में। इंडिजिनस पीपल की अगर बात करें नॉर्थ अमेरिका में, वो हजारों सालों से यूरोपियन आने से पहले हजारों सालों से यहाँ इंडिजिनस पॉपुलेशन रह रही थी, जो यहाँ के नेचुरल बॉर्न एंड ब्रोटअप हैं। अब है डेवलपमेंट बाय इमिग्रेंट्स, माइनिंग इंडस्ट्री, लार्ज स्केल फार्मिंग। ठीक है, पिछले 200 सालों से इमिग्रेंट्स, ठीक है, लेकिन नेटिव पीपल हैं वो हजारों सालों से यहां रह रहे हैं। ठीक है, अब नेटिव पीपल और उनकी अर्ली लाइफ। अब जो फर्स्ट इनहेबिटेंट थे नॉर्थ अमेरिका के, वो एशिया से आए थे 30,000 साल पहले। एक लैंड ब्रिज ओवर द बेरिंग स्टेट के ऊपर एक लैंड ब्रिज बना था, उसको क्रॉस करते हुए ये यहां पहुंचे थे। ठीक है, और लास्ट आइस एज मतलब 10,000 साल पहले ये साउथ की तरफ पहुंच गए। नेटिव पीपल अब जो नेटिव पीपल हैं, ठीक है, वो रिवर वैलीज के इर्द गिर्द रहते थे, वेजिटेबल कह दो, मेज, ठीक है, और फिश और मीट पर रिलाई करते थे। इन्होंने नेटिव पीपल्स जो थे, अब द ओल्डेस्ट डिस्कवरी आर्टिफैक्ट इन अमेरिका एंड एरोहेड इज अबाउट 11,000 ईयर्स ओल्ड। एक ओल्डेस्ट डिस्कवरी, और पॉपुलेशन 5,000 साल पहले ग्रो करना चालू की जब यहाँ का क्लाइमेट स्टेबल हो गया। अब लोगों की जिंदगी कैसे है, लोग बैंड्स में रहते थे, मतलब झुंड में, छोटे छोटे रिवर वैलीज के इर्द गिर्द फिशिंग, हंटिंग और वेजिटेबल ग्रो करते थे। लॉन्ग डिस्टेंस पर जाते थे और बाइसन को हंट करते थे। 17वीं सेंचुरी से हंटिंग आसान होगी क्योंकि हॉर्स आने की वजह से। अब स्पेनिश सेटलर्स यहां पर हॉर्स ले आए, तो इसकी वजह से हंटिंग और हंटिंग एक आसान, ठीक है, आप कह दो कि वर्क बन गया उनके लिए। लेकिन ये हंट क्या करते थे, तभी हंट करते थे जब उन्हें जरूरत होती थी, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, अब सस्टेनेबल हंटिंग किलिंग, जब उन्हें फूड की जरूरत होती थी। अब एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर नहीं करते थे, सरप्लस प्रोडक्शन भी नहीं करते थे। ठीक है, बड़े कोई किंगडम नहीं थे, बड़े एम्पायर नहीं थे। ठीक है, और थोड़े बहुत टेरिटोरियल डिस्प्यूट थे, लेकिन जो आपकी लैंड है उसको लेकर कभी भी लड़ाई नहीं हुई इनके बीच में। कभी भी कोई भी लड़ाई नहीं थी कि टेरिटरी को किस तरीके से ये चलाएंगे। ऑल्दो ओकेशनल फाइट्स होती थी ट्राइब्स में टेरिटरी को लेकर, लेकिन लैंड ओनरशिप बहुत बड़ी नहीं थी। ठीक है, और फूड शेल्टर जो नेचर से इन्हें प्रोवाइड होता था उसको ये मानते थे। ठीक है, ऑनिंग, लेकिन ये नहीं मानते थे कि जमीन हमारी है उसकी है, तो इसके लिए जमीन के लिए कभी भी इन्होंने आपस में लड़ाई नहीं की। ठीक है, और ए की पार्ट ऑफ देयर कल्चर वाज फॉर्मिंग अलायंस, की एकजुट रहना, दोस्तियां करना, ठीक है, एक्सचेंज करना। अब गुड्स वर नेवर ब्रॉट और सोल्ड, अब ना ही बेचा जाता था, सिर्फ गिफ्ट के रूप में एक्सचेंज किया जाता था। गिफ्ट एक्सचेंज होते थे कि आपके पास जो है वो हमें दे दो, हमारे पास जो है हम आपको दे देंगे। तो लेना देना चलता रहता था, और गिफ्ट जो थे एक्सचेंज होते थे एक दूसरे के साथ। अब इनकी जो कल्चर है,
अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे अक्रॉस द ट्राइब्स, दो नन वर रिटन, लेकिन किसी को लिखा नहीं गया। और धीरे धीरे टाइम आगे बढ़ता चला गया, धीरे धीरे कल्चर्स बनती चली गई, विश्वास बनते चले गए, नई धारणाएं बनती चले गई, नए धर्म बनते चले गए और नई नई लैंग्वेजेस अक्रॉस द ग्लोब चलती चली गई। ठीक है, अब अपनी अपनी स्टोरीज होती थी, अपने ओरिजिन होती थी कि इनका किस तरीके से उद्भव हुआ, इनकी क्या हिस्ट्री है। अब ओरली पास होता था जनरेशन में। ठीक है, अब ये स्किल्ड आर्टिशियंस थे, मतलब हर चीज में इनके पास कला थी एक। ठीक है, और हर चीज को, टेक्सटाइल को ये अपने हाथों से बुना करते थे। ठीक है, नई नई पेंटिंग्स करना, नई नई क्राफ्ट बनाना, नई नई कलाएं सीखना, नई चीजें बनाना। ठीक है, दे कुड रीड, अब वो रीड कर सकते थे, पढ़ सकते थे और समझ सकते थे। किसको? लैंड को भी, मतलब सोच अच्छी थी, हर चीज को पढ़ना, हर चीज के बारे में सोचना। किसको? लैंड को भी, जमीन के बारे में स्टडी किया, वेदर के बारे में, क्लाइमेट के बारे में। जस्ट एज लिटरेट आज के जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, वैसे वो भी जमीन के बारे में पढ़ लिख सकते थे, अपने आप को जान सकते थे कि क्या है, क्या चल रहा है और किस तरीके से वेदर बदल रहा है, चीजें कैसे बदल रही हैं। विलियम मैकलिश ऑन द डाइवर्सिटी ऑफ प्री कोलंबियन अमेरिका। विलियम मैकलिश द डे बिफोर अमेरिका डिस्क्राइब, अब वो क्या डिस्क्राइब करते हैं? द इमेंस डाइवर्सिटी दैट एग्जिस्टेड अक्रॉस अमेरिका कॉन्टिनेंट, कि यूरोपियन के आने से पहले, जब यूरोपियन वहां उतरे पहली बार, कोलंबस आया, अगर हम कोलंबस की बात करें, उससे पहले बहुत ज्यादा डाइवर्स था। ठीक है, लोग हजारों लैंग्वेज बोले थे, अलग तरीके से रहते थे, हंटिंग, फिशिंग, गैदरिंग, वही जंगल के अंदर रहना, जितना चाहिए उतना ही लेना, प्रकृति से उतना ही लेना। ठीक है, अपने इन्वायरमेंट पर, अपने जो पर्यावरण है उस पर, और अपने जो रिसोर्सेज वहां निकल रहे थे उन पर डिपेंड रहना, उनसे ही सब चीजें लेना, प्रकृति से ही लेना और प्रकृति का विनाश नहीं करना। ठीक है, और फर्टिलिटी जो सॉइल की है और लेबर, अपने तरीके से अपनी जिंदगी को बनाया, अपनी जमीन को उपजाऊ किया, अपनी जमीन में उगाया। और कल्चरल प्रेफरेंसेस, जो उनकी कल्चर की सोच थी, कल्चर के बारे में, संस्कृति के बारे में, वो सोशल ऑर्गेनाइज, जो उनका समाज बनाता था। कुछ रीजन्स में फूड की सप्लाई बहुत ज्यादा थी, जैसे फिश, ग्रेन, लेड टू कॉम्प्लेक्स हायरार्किकल सोसाइटीज, तो बहुत ज्यादा जटिल हो गया वहां पर सोसाइटीज अपने तरीके से, कि बहुत बड़े लोग, बीच वाले और नीचे वाले। ठीक है, वहां हायरार्की भी थी कि अमीर लोग, फिर थोड़े अमीर, फिर गरीब लोग, ऐसे हायरार्कीज में भी। वाइल एल्सवेयर, लेकिन दूसरी जगह कम्युनिटी जो कि बड़ी सिंपल थी, कि समाज बड़ा सिंपल तरीके से बना हुआ था। बहुत सारी कल्चर्स जो फ्लरिश हुई 1000 ईयर्स बिफोर द कमिंग ऑफ यूरोपियन, आने से पहले, हजारों साल पहले यहाँ पर नई नई कल्चर्स फ्लरिश हुई, नए नए लोग आए। ठीक है, अब है जी, जो यहाँ के जो नेटिव थे, ठीक है, वो अपने तरीके से रहते थे। ठीक है, अब जैसे ही नेटिव्स यहाँ, नेटिव जो रह रहे थे, उनका पहली बार यूरोपियन के साथ मिलाप कैसे हुआ, ये जो टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, कि किस तरीके से ये लोग यूरोपियन से मिले और इन लोगों के लिए, अब देखिए कुछ टर्म्स यूज की गई यूरोपियंस के द्वारा। अब जो नेटिव थे ऑस्ट्रेलिया के, उनके लिए एबोरिजिनीज बोला गया। एबोरिजिनल एडजेक्टिव फॉर्म है, इनकरेक्टली यूज्ड एज ए नाउन। अमेरिका के लिए अमेरिकन इंडियन, एमरिंड, एमरिंडियन। ठीक है, लोग जो साउथ और नॉर्थ अमेरिका के थे, या कैरेबियन कंट्री जिसको हम वेस्ट इंडीज बोलते हैं। फर्स्ट नेशन पीपल, नेटिव ग्रुप रिकॉग्नाइज्ड बाय कनेडियन गवर्नमेंट, कनेडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो नेटिव लोगों को रिकॉग्नाइज किया गया, उसको फर्स्ट नेशन पीपल बोला गया। तो अर्लियर एक एक्ट आई थी, इंडियन एक्ट ऑफ